नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे, कृषि कानूनों और एमएसपी पर राकेश टिकैत के तल्ख तेवर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का बड़ा बयान, देश चलाने की ट्रेनिंग ले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तानाशाही से परेशान है देश की जनता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र है निर्मम सरकार, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा, ये बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे, कृषि कानूनों और एमएसपी पर राकेश टिकैत के तल्ख तेवर। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह टिप्पणी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के तुरंत बाद की। प्रधानमंत्री ने कहा था, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा, भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख का व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, जिस तरह विमानों के टिकटों की कीमत दिन में 3 से 4 बार बदलती है, उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली, देश चलाने की ट्रेनिंग ले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तानाशाही से परेशान है जनता। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के राहुल गांधी को ट्रेनिंग देने के बयान पर पीसी शर्मा नाराज दिखे और उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पीसी शर्मा ने कहा कि सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। दोनों को देश को चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पहले तो केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर बिना चर्चा के जीएसटी लागू कर दिया। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए जाने वाले अभियान को पीसी शर्मा ने फर्जी बताया है। उन्होंने सरकार के कोरोना के आंकड़ों को भी फर्जी बताया है। वहीं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। गृह विभाग का मुखिया प्रदेश को छोड़ पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम और गृह मंत्री में आपस में नहीं बन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र है निर्मम सरकार, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल को मामूली रकम अग्रिम के तौर पर देने को लेकर सोमवार को केंद्र को निर्मम सरकार बताया और कहा कि गुजरात कभी भी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। 16वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र के समापन सत्र के आखिरी दिन बनर्जी ने उनके लेखानुदान को लेकर उनकी आलोचना करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव पर नजर रखते हुए किया गया है। तेज तर्रार नेता ने कहा, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, यदि यह वैसा है भी तो उसमें समस्या कहां है? यह लोगों के लिए, कल्याण के लिए है। कुछ कह रहे हैं कि हम महज चंद दिनों के लिए हैं। हम आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े जनादेश के साथ लौटेंगे। वह अपने द्वारा पेश किए गए 2.99 लाख करोड़ रुपए के लेखानुदान पर बहस में बोल रही थी। बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव करीब है, ऐसे में जान पड़ता है कि भाजपा के लिए बंगाल छोड़कर कुछ है ही नहीं। इस चुनाव में उसके सारे नेता एवं मंत्री राज्य में उन स्थानों पर आ रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मोदी और अमित शाह की यात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। शाह इस सप्ताह बाद में राज्य की यात्रा पर आने वाले हैं। केंद्र की भाजपा नीति सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विनाशकारी चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बस 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, वह राशि भी अग्रिम के तौर पर दी गई। मैंने कभी ऐसी निर्मम सरकार नहीं देखी है। हमें चक्रवात अम्फान और कोविड-19 के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पिछले बजट से 2542 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करने पड़े थे। अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोप पर बनर्जी ने माना कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन्हें सही कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार एवं मंगलवार को 72,200 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी, जिससे 3.2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेखानुदान और अनुपूरक बजट को पारित करने के बाद विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। 5 फरवरी को लेखानुदान सदन में पेश किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान की किसान मोर्चा ने की निंदा। कांग्रेस ने कहा, ये किसानों का अपमान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति जताई है। मोर्चे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के किए गए अपमान की निंदा करता है। किसान प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे कि वे आंदोलन जीवी ही थे जिन्होंने भारत को औपनिवेशिकों
औपनिवेशिक शासकों से मुक्त करवाया था और इसीलिए हमें आंदोलन जीवी होने पर गर्व भी है। यह बीजेपी और उसके पूर्वज ही हैं जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। वे हमेशा जन आंदोलनों के खिलाफ थे, इसलिए वे अभी भी जन आंदोलनों से डरते हैं। बयान में कहा गया है कि अगर सरकार अब भी किसानों की मांगों को स्वीकार करती है तो किसान वापस जाकर पूरी मेहनत से खेती करने के लिए अधिक खुश होंगे। यह सरकार का अड़ियल रवैया है जिसके कारण यह आंदोलन लंबा हो रहा है, जो कि आंदोलन जीवी पैदा कर रहा है। एमएसपी पर खाली बयानों से किसानों को किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा और अतीत में भी इस तरह के अर्थहीन बयान दिए गए थे। किसानों को वास्तविकता में और समान रूप से टिकाऊ तरीके से तभी लाभ होगा जब सभी फसलों के लिए एमएसपी को खरीद समेत कानूनी गारंटी दी जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में किसान महापंचायतों द्वारा दिए गए विशाल समर्थन से दिल्ली के धरनों पर बैठे किसानों में उत्साह बढ़ा है। आने वाले दिनों में इन महापंचायतों से किसान दिल्ली धरनों में शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल को किसानों का अपमान करार दिया है। लोक निर्माण विभाग मंत्री चौहान ने ट्वीट किया, मानवता को जिंदा रखने में किसान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसानों के प्रदर्शन के लिए हास्यास्पद तरीके से आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करना किसानों का अपमान है, यह उनका अनादर है। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर हम चुप नहीं बैठ सकते, कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कृषि कानून एवं एमएसपी पर खुलकर बात की। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर फटकार भी लगाई। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोकी गई। हमारी मांग थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आज सोनीपत में बनेगी रणनीति, लंबे संघर्ष का आह्वान। जी हां दोस्तों, चक्का जाम के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान संगठनों की आज सोनीपत में बैठक होगी, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ आंदोलन खड़ा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इधर रविवार को बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर 2 और ढांसा बॉर्डर एक किसान की मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर के निकट जिंद के किसान ने पार्क में पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बॉर्डर एरिया में ही पंजाब के 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनमें एक किसान पंजाब के मोगा जिले तो दूसरा किसान संगरूर का निवासी था। उधर ढांसा बॉर्डर पर झज्जर जिले के गांव गुड़ा के किसान की हृदयघात से मौत हो गई। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान से कई जिलों के किसान पहुंचे। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने किसानों की आवाज राज्यसभा में उठाई है। ढांसा व टिकरी बॉर्डर पर किसान व खापों के प्रतिनिधि पहुंचे। जिंद में खटकड़ व बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरना जारी है। जुलाना से महिलाओं ने दिल्ली के लिए कूच किया। सीटू कार्यकर्ताओं ने उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया। चक्का जाम ने किसान आंदोलन में एक नई जान डाल दी है। जहां पहले हरियाणा के किसान दिन रात शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं अब पंजाब के किसान भी सहयोग देने के लिए बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। रविवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी एकाएक बढ़ गई है। पदाधिकारियों की माने तो पंजाब से लगभग 300 किसान पहुंच गए हैं, वहीं हरियाणा के लगभग 500 किसान प्रतिदिन की तरह पहुंचे। कुरुक्षेत्र में चक्का जाम के बाद फिर से टोल प्लाजा पर किसान जुटे। अब 9 फरवरी को गुमथलागुड़ू की अनाज मंडी में होने वाले किसान नेता राकेश टिकैत की रैली के लिए किसान गांव जाकर लोगों को न्योता देने में लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बजट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में कुछ उद्योगपतियों का ही ध्यान रखा गया है और सैनिकों की पेंशन तक में कटौती की गई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती, न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। राहुल गांधी केंद्र सरकार के बजट को लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। देखिए आज के अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था और इस बजट को सिर्फ 1% आबादी का बजट बताया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जनता के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर कहा था
कि मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को भारत की संपत्ति सौंपना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। दरअसल आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे राहुल ने संपत्तियों को मित्रों देने की योजना बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चमोली आपदा पर उमा भारती का बड़ा बयान, बोली इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही चेताया था। जी हां दोस्तों, चमोली आपदा को लेकर बीजेपी की कदावर नेता उमा भारती ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट जबरन बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। वह गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली परियोजना की खिलाफत की थी। उमा भारती एनडीए के पहले कार्यकाल में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के पद थी। उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है, इस संबंध में मैंने अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो हलफनामा दिया था उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजना नहीं बननी चाहिए तथा इससे उत्तराखंड की जो 12% की क्षति होती है वह नेशनल ग्रिड से पूरी कर देनी चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, मैं शनिवार को उत्तरकाशी में थी और अभी हरिद्वार में हूं। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से रविवार को धौलीगंगा नदी में भीषण बाढ़ आई है। हरिद्वार में भी अलर्ट जारी हो गया है, यानी कि तबाही हरिद्वार आ सकती है। यह हादसा जो हिमालय में ऋषि गंगा पर हुआ, यह चिंता एवं चेतावनी दोनों का विषय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा चीन को रोकने के लिए लद्दाख में लगाए कीले। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में राजमार्ग को खोदने और कीले लगाने के बदले सरकार को यही कदम चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए लद्दाख में उठाना चाहिए था। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह किसानों की मन की बात को सुने। उनका इशारा प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन की ओर था। यहां उन्होंने एक रैली में कहा, अगर आपने लद्दाख में कीले लगाई होती तो चीन सैनिक भारत में नहीं घुसे होते। आपने लद्दाख में कीले नहीं लगाई, जहां भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। अगर आपका सीना 56 इंच का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते। उन्होंने कहा, मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लिया। वह सभी लोगों का और सभी चीजों का नाम लेंगे, लेकिन चीन का नहीं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र का राज्य के विषय में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है और आदिवासी दलितों को नक्सली और मुस्लिमों को जिहादी बताया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने में है सक्षम, भूपेश बघेल। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह ही एक हैं जिन्होंने सरकार के दबाव में आए बिना महत्वपूर्ण मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। बघेल का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस में राहुल के फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट होने लगी है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समितियां राहुल को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भी पास कर चुकी हैं। बघेल ने कहा कि राहुल को पार्टी में सभी का विश्वास हासिल है और वह ही पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। राहुल पार्टी अध्यक्ष के लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे, पर उन्होंने कहा कि उनके अलावा और कौन। राहुल गांधी के अतिरिक्त किस नेता ने पूरे देश का दौरा किया है? देश भर में कार्यकर्ता उनके अलावा और किसी को जानते हैं क्या? वह नोटबंदी, जीएसटी, कोविड-19, किसान आंदोलन समेत सभी अहम मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। चुनाव या बिना चुनाव के चयन पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति लेगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ पार्टी के संविधान के मुताबिक होना चाहिए। पेट्रोल डीजल पर लगे सेस को वापस ले केंद्र। सीएम ने आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए सेस को भी वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में राकेश टिकैत की किसान महापंचायत, हजारों की भीड़ उमड़ी, 5 प्रस्ताव भी पारित। जी हां दोस्तों, किटलाना टोल प्लाजा पर रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में 15,000 से अधिक किसान मौजूद रहे। महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल ने संबोधित किया। महापंचायत में हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की 50 से अधिक खापों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे चली महापंचायत में मंच से 5 प्रस्ताव पारित किए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान किया कि किसानों की मांगे पूरी होने तक आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। सरकार ये बात भली भांति समझ ले। किसान महापंचायत की अध्यक्षता दादरी से निर्दलीय विधायक एवं सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। महम विधायक बलराज कुंडू भी महापंचायत में पहुंचे। सांगवान खाप प्रधान सोमवीर सांगवान और फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत नंबरदार ने किसान नेताओं से कहा कि आंदोलन को अब किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड बाढ़, राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई संवेदना, बोले राहत कार्य में हाथ बटाएं कांग्रेस साथी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप में 100 से 105 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। नदी के किनारे की बस्तियों को पुलिस खाली करा रही है। इस दर्दनाक हादसे में पीड़ित लोगों के प्रति कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव के मुताबिक चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद धौली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में तेज बाढ़ आ गई। इस हादसे में 100 से 150 लोगों के बाढ़ में बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। हादसे पर दुख जताते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ है। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। कांग्रेस साथी भी राहत कार्य में हाथ बटाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड तबाही पर बोले राकेश टिकैत, तबाही मचाते हुए आ रहा पानी, प्रशासन को करेंगे हर संभव मदद। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है, जिसके कारण भारी तबाही का अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच कई लोगों के मारे जाने की जानकारी भी सामने आई, तो वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद करने की बात कही है। कृषि कानूनों के विरोध में राकेश टिकैत सबसे अग्रणी नेता है। हरियाणा के चरखी दादरी में राकेश टिकैत ने उत्तराखंड की तबाही को लेकर कहा, रिपोर्ट के मुताबिक वहां 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। पानी बहुत तबाही मचाते हुए आ रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सब जगह अलर्ट कर दिया गया है। हम प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद करेंगे। कई लोग फंसे। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने पर डीजी आईटीबीपी सुरजीत सिंह देसवाल ने कहा, कृषि केस से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन डैम है, जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है। तपोवन डैम के सुरंग में काम चल रहा था, जिसमें 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। आईटीबीपी की टीम वहां बचाव कार्य कर फंसे हुए लोगों को बचाने का काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ के तपोवन इलाके में सेना और आईटीबीपी के जवानों से ग्लेशियर टूटने से हुए नुकसान की जानकारी ली। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव का कहना है कि एनडीआरएफ रवाना हो चुकी है। आईटीबीपी के जवान वहां पहुंच चुके हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। सारे जगह रेड अलर्ट जारी हो चुका है। 100 से 150 के बीच जनहानि हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने आवास पर किसानों को उसी तरह आमंत्रित करें जिस तरह ओबामा को किया था, ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों को अपने निवास पर उसी तरह से आमंत्रित करें जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी की। ओवैसी ने मोदी से कहा कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त करें। गुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वह बड़े दिल वाले बने और उन किसानों का दर्द समझे जो कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में अहमदाबाद और भरूच में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने कहा, जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वह सही नहीं है, यह गलत है। प्रधानमंत्री को किसानों को अपने निवास पर आमंत्रित करना चाहिए, जैसे उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपने हाथों से चाय पेश की थी, जो कि सही था क्योंकि वह हमारे मेहमान थे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री किसानों को आमंत्रित करेंगे, उन्हें चाय और बिस्कुट देंगे और उनसे कहेंगे कि कानूनों को निरस्त किया जा रहा है और यह कि उन्हें खुश होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को खिलाने वाले किसानों की दुर्दशा समझनी चाहिए, यदि वह दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है। उन्होंने कहा, जब एक गरीब व्यक्ति असहाय होकर रोता है तो प्रकृति हमें गरीबों की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जिनकी गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है वे गरीबों के आंसुओं से अप्रभावित रहते हैं। हम किसानों के साथ हैं, वे हमारे अन्नदाता हैं, वे हमें भोजन मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों के भारी विरोध ने प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा, वे हजारों की संख्या में बाहर आए, नारे लगाएं और दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड निकाली। 30 सांसदों वाली भाजपा चिंतित है कि वह किसानों से कैसे निपटे। बीटीपी नेता छोटू वसावा ओवैसी के साथ थे। ओवैसी ने गुजरात में आदिवासियों, मुसलमानों, दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच एकता पर जोर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को बताया भारतीय झूठ पार्टी, बोले चुनाव में हो जाएगा सफाया। जी हां दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बस्ती पहुंचे सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारा संयुक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस मोर्चे में ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये 9 लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, 8 पार्टी का समर्थन रहेगा। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। पश्चिम बंगाल के 20 जिले जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां बीजेपी का सफाया होगा। पूर्वांचल में हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। मध्यांचल में भी हमने अपना मोर्चा बनाया है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वाले आज हमको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। कल तक तो हम कोई टीम नहीं थे, आज अगर बी टीम है तो कल ए टीम बनकर रहेंगे। बीजेपी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। किसान आंदोलन को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि जो लोग किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सही बोल रहे हैं। बीजेपी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार है, इनके पास ईडी, विजिलेंस, सीबीआई है। अगर वो किसान खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो इनके गुप्तचर क्या कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।